जो अध्ययन किया था कर्ता कारक का। दूसरा है जो नंबर 2 पे आता है, मैंने कल बताया आपको कर्म कारक। कर्म कारक, अब कर्म कारक कौन सा होता है कि कर्म कारक में जो किसे कहते हैं, कर्ता जिसे सबसे अधिक, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ये ध्यान करना, ठीक है। यानी कि कर्म कारक क्या कहता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, कर्ता काम करने वाला जिसे अधिक चाहता है उसे जो अपन जो कर्म कारक कहते हैं। अब मैंने कल बताया था कर्म कारक नंबर 2 पे है, तो नंबर 2 पे है तो बताओ कर्म कारक में जो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, जो द्वितीय विभक्ति का। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया भाई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अब किस प्रकार से जो चाहना, कैसे चाहना, तो उदाहरण लिख रहा हूं मैं नंबर 1। जैसे इसमें दिया हुआ है आपके रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, तो राम गांव जाता है तो राम कर्ता हो गया, और यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, गच्छति हो गई, कर्म क्या हो गया, ग्राम हो गया। कर्ता जिससे सबसे अधिक चाह रहा है, तो राम है जो किसको चाह रहा है सबसे अधिक, ग्राम को, तो ग्राम है जो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे नंबर 2 एक और उदाहरण लिख रहा हूं मैं, छात्र पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है, तो छात्र कर्ता किसे चाह रहा है, पाठ को, तो पाठ में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। नंबर 3 एक और लिख रहा हूं, जैसे शिक्षक विद्यालयम, शिक्षक विद्यालयम गच्छति, शिक्षक विद्यालय जाता है, तो शिक्षक विद्यालय जाता है, तो इसके अंदर ये आया आपके, तो यहाँ पे जो विद्यालयम, विद्यालयम शब्द में जो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का। तो इसके अंदर ये ध्यान करना कि कर्ता जिसे सबसे अधिक चाह रहा है तो उसके अंदर और कर्म कारक होता है, और कर्म कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके अंदर कुछ नियम चलते हैं, इस नियम को मैं जो आगे लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर जो कर्म कारक में नंबर 1 नियम आता है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या आ रहा है, अभेद परित समया निक्षा हा दिक और प्रति। अगर वाक्य लिखा हुआ है, जैसे मैं एक वाक्य यहाँ पे उदाहरण लिख ही देता हूँ, जैसे ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, अभितः का मतलब दोनों, परित का मतलब चारों, समय और निक्षा का मतलब होता है निकट में, पास में, हा का मतलब किसी को जो समुद्र करना, दिक का मतलब दिखाना, और प्रति का मतलब होता है की हो। अगर वाक्य में इस तरह से ये सब दिया हुआ है तो इस रेखांकित शब्द में आपको विभक्ति बता रहे किस कारण से हुई है। जैसे अभितः शब्द है तो अभितः शब्द के योग में जो कौन सा जो बताया था, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना। तो यहाँ पे लिखा है अभित परित समय निशा हा दिक और प्रति, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति, शब्दों के योग में द्वितीय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना, ठीक है। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो अभितः शब्द के योग में इस ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे दूसरा उदाहरण, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, परित का मतलब चारों, तो परित शब्द आ गया। ये परित शब्द के योग में भी जो कौन सी विभक्ति होगी रेखांकित में, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना। जैसे नंबर 3 पे आ रहा है समय, समय का मतलब होता है पास में या निकट, जैसे विद्यालयम समया
और या निक्सा, दोनों साथ में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है पास में या निकट। जो विद्यालयम समया या विद्यालयम निक्सा देवालयः अस्ति। ठीक है, विद्यालय समय निक्सा देवालय अस्ति, विद्यालय के पास में देवालय है, मंदिर है। तो यहाँ पे समय शब्द आया और निक्सा शब्द आया, तो समय और निक्सा शब्द के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर नंबर 4 में जो आ रहा है, जैसे जो अपन लेते हैं दिक या हा, तो दिक का है जो आ गया दुर्जनम दिक, दुर्जन को धिक्कार है। तो इस दिक शब्द के योग में है जो कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। अब इसके आगे है जो प्रति और है जो आपके दिक, तो प्रति शब्द और अगला है जो कौन सा है आपके प्रति, विद्यालयम या छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। तो इस विद्यालय शब्द में जो कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति हुई है। किस शब्द के योग में हुई है? प्रति शब्द के योग में। और इसके बाद में जो आपके नंबर 2 नियम, ये पहला नियम है। पहला नियम में आपको जो ये ध्यान रखना है कि जो इस शब्द को देखना है कि शब्द में जो अभिता परिता समय निक्सा आदि प्रति शब्द ये दिया हो, तो इसके अंदर अपन को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके आगे एक और उदाहरण जैसे था हा दुर्जनम, इस दुर्जनम शब्द में हा शब्द के योग में इस दुर्जनम शब्द में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अभित परित समय निक्सा हा और दिक और प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी का एक कर्म कार्य का है जो दूसरा नियम चलता है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि उप अनु अधि और आ उपसर्ग, उप अनु अधि और आ उपसर्ग, उसके बाद में वस धातु हो। वस का मतलब होता है रहना, कौन सी धातु हो? वस धातु हो तो रेखांकित शब्द में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। उदाहरण जैसे हरि वैकुंठम उपवसति। दूसरा रामः नगरम अनुवसति। नंबर 3 उप अनु अधि, जैसे इसी को ले रहा हूं हरि वैकुंठम अधिवसति। ठीक है, तो उप धातु उप उपसर्ग आ गया, अनु उपसर्ग आ गया, अधि उपसर्ग आ गया और लास्ट है आपके आ, जैसे रामः नगरम आवसति, आवसति। तो आपको ये भी ध्यान करना है कि उप अनु अधि और आ उपसर्ग बाद में यदि वस धातु हो, ये देखो उप वस अनु वस अधि वस और उप आवस, तो वस धातु हो तो ये जो रेखांकित शब्द दिया है उस रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज अपन ने कर्म कार्य के 2 नियम का जो अध्ययन किया है, उस 2 नियम के अध्ययन को आपको कॉपी के अंदर नोट करना है। इसके आगे और भी है जो नियम है उसको अपन कल करेंगे। धन्यवाद।